हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बच्चों ऑडिट हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के प्रोविजन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब बच्चों अब जो हमें पढ़ने हैं वो प्रोविजंस पढ़ने हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के प्रोविजंस। बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए, बहुत सिंपल प्रोविजंस है, मजा आएगा बच्चों आपको। और इसमें से बच्चों आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एप्लीकेबल कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे है? हुज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट। सिंपल सी बात है, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ एक स्टेट में ही काम करती है उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 देख लेगी। लेकिन बच्चों अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करती है उस पे लगेगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। पहले बताइए इतनी बात समझ आती है? कम ऑन, यस सर, बिल्कुल समझ आती है। फिर अभी कोई चीजें याद करने वाली नहीं है। इस एक्ट में क्या होंगे? प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, मैनेजमेंट ऑफ सच सोसाइटीज। ओके, बस एक छोटी सी बात, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड्स जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। एक्ट में डिटेल दी गई है कि फंड्स आप कहां पे यूज कर सकते हैं, कहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में वो डिटेल है ही नहीं, राइट। तो अभी तक बच्चों आपने क्या समझा? अभी तक हमने देखा कि भैया आज हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। हम लोग बच्चों शॉर्ट में जो है बार बार ऐसे ना बोल के हम इसको एमएस कॉस बुला लेंगे। एमएस कॉस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अच्छा जी, पहला प्रोविजन बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ 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 पढ़ा हुआ है तुमने। तो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है? तो बहुत सिंपल सी बात है जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को शेल कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, come on and matters in respect of which the receipt and expenditure take place। हमने पहले पढ़ा हुआ है, बोल दो हाँ कहना। आपने जो पैसा रिसीव किया, जो पैसा स्पेंड किया और किन बातों पे आपने पैसा रिसीव किया, किन बातों पे आपने पैसा स्पेंड किया, बिल्कुल एलएलपी वाली बात है। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और याद रखिए अगर आपकी एमएस कॉस एंगेज है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको पर्टिकुलर्स यानी कि डिटेल मेंटेन करनी है यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम ऑफ कॉस्ट की भी। बस खत्म। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है विद रिस्पेक्ट टू मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल्स एंड परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड अगर आपकी एमएस कॉस्ट इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको डिटेल्स मेंटेन करनी है किस चीज की? यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्टिंग, बोले तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट। डन। ऐसे ऐसे टॉपिक है बच्चों इसके अंदर। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। बताओ, लिख लोगे? जल्दी बोल दो। यस सर, बिल्कुल लिख लेंगे। ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारे काम की कुछ बातें। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, नाउ वी शुड फील a little bit of nostalgic। कंपनीज एक्ट 2013 में बच्चों ये बातें आपने पढ़ी है, स्पेसिफिकली सेक्शन 141 में आप लोग ये सारी बातें पढ़ते हैं। मेरे साथ नहीं, आपने लॉ में पढ़ी होंगी। तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर कौन हो सकता है? सर्वशक्तिमान, जिसको है सारा ज्ञान, उसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी जान। तो only a CA, only a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act 1949 can be appointed as the auditor of the MS COS। Done। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों डिस्क्वालिफिकेशन, बिल्कुल एकदम नॉस्टैल्जिक वाली फील आ जाएगी आज बच्चों, उनकी याद आपको आ ही जाएगी। फिर याद तेरी आ गई, फिर आंख हुई नम, फिर दिल पुकारता है ये आजा मेरे सनम। आओ बेटा आओ, बहुत सिंपल है बच्चों। मेरे साथ जुड़े और देखने की कोशिश करें कौन कौन है जो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती, बिल्कुल 141 सबसेक्शन 3 की बातें बच्चों यहाँ पे चल रही है, याद आ रहा है आप लोगों को? दूसरा, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरा, जो व्यक्ति मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो भी उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। बात तो सही है? थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, कम ऑन, यस और नो। और चौथा बच्चों इसी के अंदर है, जो इंप्लॉई है किसका? ऑफिसर और इंप्लॉई ऑफ द एमएस कॉस का। देखिए, जो एमएस कॉस का इंप्लॉई है वो तो बन ही नहीं सकता, लेकिन इंप्लॉई का इंप्लॉय भी नहीं बन सकता। इट्स जस्ट लाइक, इधर देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से, मैं किसी का जीजा हूं, मेरे भी कोई जीजा जी है, तो मेरी बात को जरा ध्यान समझिएगा बेटा। मेरी तो इज्जत मेरे ससुराल में होगी, लेकिन अगर मेरे जीजा जी चले जाए तो बहुत इज्जत होगी। हेलो,
नहीं समझे? तो सिंपल सी बात मैं इसको थोड़ा रिवर्स करता हूं कि भाई देखो, ऑफिसर और एम्प्लॉय जो है वो तो ऑडिटर बन ही नहीं सकता, लेकिन उस ऑफिसर और एम्प्लॉय का ऑफिसर और एम्प्लॉय, क्या बात कर दी सर, जब ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं बन सकता तो बेटा उसका ऑफिसर और एम्प्लॉय कैसे जो है वो बन पाएगा ऑडिटर? इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। तो बिल्कुल बच्चों कंपनी लॉ वाली बातें चल रही है। बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता, मेंबर ऑडिटर नहीं बन सकता, मेंबर के साथ साथ बच्चों जो एम्प्लॉयमेंट में है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ दी एमएस कॉस के, वो भी जो है ऑडिटर नहीं बन सकता। अगला पॉइंट क्या है? जो इंडेटेड हो। इंडेटेड मतलब जिसने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा उधार ले रखा हो, राइट, या उसने गारंटी दे रखी हो या सिक्योरिटी दे रखी हो किसी और के इंडेटनेस की। देखो बच्चों इधर देखो प्लीज, फोकस कीजिएगा। मैं काम करता हूँ, छोटी सी आपके लिए नोटबुक बनाई लेता हूँ इसकी भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। माय क्लास नोट्स, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर देखो बच्चों प्लीज फोकस करना जरा। अरे नलायक, एक मिनट रुकना बच्चों, ये एक्स्ट्रा पेज डिलीट कर दिया जाए, यस इसको क्लोज कर दिया जाए और नया पेज जो है वो ऐड कर दिया जाए। इधर देखो बच्चों प्लीज, देखो भाई ये है मिस्टर ए, ये है आपकी एमएस कॉस। एमएस कॉस मिस्टर ए इनडेटेड है 1,000 रुपए से ज्यादा के लिए। हाँ जी 1,000 रुपए से ज्यादा के लिए, राइट। तो बेटा ए तो ऑडिटर बन नहीं सकता। अब क्या हुआ, ये है एमएस कॉस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी इनडेटेड है, सी इनडेटेड है, और ए ने बच्चों सी की क्या दे रखी है, गारंटी दे रखी है कि अगर सी पैसे नहीं देगा तो तुम्हारा भाई पैसे देगा। अब तुम्हारा भाई फिर डिस्क्वालीफाई भी रहेगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना खुद उधार लेना है, ना किसी और के उधार की सिक्योरिटी या गारंटी देनी है। आ जाओ, कैसे लिखी बच्चों ये बात, इधर देखिएगा एवरीवन प्लीज फोकस। इधर देखो बच्चों मेरे साथ साथ, अ पर्सन हु इज इंडेटेड टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और हैज गिवन गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ अ थर्ड पार्टी मिस्टर सी टू द एमएस कॉस फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज व्हाट, हाँ जी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज व्हाट 1000। बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1000 रुपए के पीछे। हेलो, याद रखेंगे? आ जाओ जी आ जाओ मेरे साथ साथ बच्चों। आखिरी पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट ये है कि अगर एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया और उसके बाद उसके ऊपर इसमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन लग गई, ऑफिस शैल बी विकेटेड, दैट्स इट। सेम कंपनी लॉ वाली बात है। क्या बोलती पब्लिक? ऐसे ही होता था वहां पे तो आप आगे भी शुरू हो सकते थे। सीए का है मोटा पेट, कैजुअल वैकेंसी 139 सबसेक्शन 8। क्या बोलती पब्लिक? है ना? पहले कंपनी ऑडिट का चैप्टर होता था, इतने मजे लेके पढ़ाता था मैं, इतने सारे सेक्शन याद कराने होते थे उसमें, कोई बात नहीं। इफ एन ऑडिटर बिकम सब्जेक्ट टू आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड अबव, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस एज सच। खत्म बच्चों। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये टॉपिक्स ऐसे हैं इनका बच्चों रेलेवेंस बढ़ गया। कंपनी ऑडिट में तो है नहीं हमारे लिए, अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूछेंगे। आ जाओ, कौन करेगा एमएस कॉस के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट? तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑडिटर मेरे साथ 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 एवरीवन, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये कौन करता है बच्चों? ये बोर्ड करता है। और अगर बोर्ड फेल हो गया तो कौन करेगा? सोसाइटी अपॉइंट कर देगी ना जनरल मीटिंग। बस देखो ऐसे पढ़ने में मजा कितना है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ एमएस कॉस कौन अपॉइंट करेगा बेटा? बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच सोसाइटी। बोर्ड फेल हो गया तो कौन करेगा? सोसाइटी खुद करेगी एट अ जनरल मीटिंग। डन, इजी इजी। आ जाओ, इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ऑडिटर का टेन्योर क्या रहने वाला है। इस ऑडिटर का टेन्योर क्या रहने वाला है? तो देखिए टेन्योर आप लोगों को अलग से मार्क करा देता हूं, बहुत सिंपल है, इसको हटा देता हूं। लो जी, टेन्योर रहने वाला है अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। हाँ जी, अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। भावुक मत हो जाना, कंपनी लॉ में बच्चों एक बार ऑडिटर अपॉइंट होता है तो 6th एजीएम तक चलता है वो, याद है आपको? अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर साल के लिए अलग से ऑडिटर जो है वो अपॉइंट होने वाला है। आइए, ये बात कहाँ लिखी है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? हर एजीएम पे अपॉइंट होगा, और जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक चलने वाला है, वो नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक चलने वाला है। कम ऑन गाइस एवरीवन, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा। बोर्ड कितने दिन में अपॉइंट करेगा? 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे अपॉइंट करेगा। और उसका टेन्योर क्या रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम रहने वाला है। इज दैट क्लियर? और अगर बच्चों ये फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाया बोर्ड, तो सोसाइटी आ जाएगी और सोसाइटी जनरल मीटिंग बुला के जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। सोसाइटी मतलब मेंबर्स है, ठीक है ना? ओके, इसके बाद बच्चों सब्सिक्वेंट ऑडिटर हर एजीएम पे अपॉइंट होगा और उसका टेन्योर जो है कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम तक रहने वाला है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, आ जाओ जी। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पढ़े बच्चों, और एक बार पढ़ के जरा मुझे बताएं। मैं 2 मिनट के लिए गायब हो रहा हूं, आप लोग मुझे पढ़ के बताएं सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे। इन्हें पढ़ के बताएं जरा मुझे, अच्छी तरह रीडिंग करें,
मार्क कर करके रीडिंग करें। नो 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 राधिका, गलत जवाब। चेक करो चेक करो चेक करो। यस साहिल। सृष्टि सेक्शन बोलो तो मजा है ना। अनुभूति वेरी गुड वेरी गुड। सानिया मित्तल वेरी गुड। रुद्रा शर्मा जान निकाल दूंगा तुम्हारी। नालायक। जल्दी 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 चेक करके मुझे बताओ। ये सेक्शन बच्चों, ये जो सेक्शन अभी आप देख रहे हैं, ये जो सीन अभी आप यहां पे देख रहे हैं, ये सीन जो है भाई साहब आपको याद दिला रहा है किसकी? सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 की। सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 की याद करो बच्चों। हमने पढ़ा है पक्का। 143 सब सेक्शन 1 क्या बोलता था? ऑडिटर के पास क्या राइट्स हैं? राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वेदर केप्ट एट द हेड ऑफिस ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और एल्सवेयर। बिल्कुल सिंपल। पहला था राइट टू एक्सेस। आप प्लीज चेक कर लीजिए, मैंने पढ़ाया है आपको। रुद्रा कह रहे हैं हाँ यही कहना चाहता था। नलायक फिर 141 क्यों कोट कर रहे थे? 143 कोट करना था। आ जाओ। and entitled to require from the office or other employees of the MS COS such information explanation as auditor may think necessary for the performance of his duties as an auditor। बच्चों मैं इस पे ध्यान भी नहीं दिलवा रहा आपका इस समय, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है ये। हेलो, याद रखें बच्चों, MS COS मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर की हम लोग राइट्स पढ़ रहे हैं, तो उसके पास सबसे पहले क्या आ गया? राइट टू एक्सेस, सेम 143 सबसेक्शन 1 वाला। फिर उसके बाद एंटाइटल्ड टू रिक्वायर, सेम 143 सबसेक्शन 1 वाला। और जरा ये पढ़ना बच्चों, बस वहां पे ABCDEF था, यहाँ पे ABCD तक ही है। बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम है बच्चों। आ जाओ। क्या लोन एंड एडवांस दिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी? तो चेक करो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है, टू द इंटरेस्ट ऑफ द MS COS और इट्स मेंबर। सेम लाइन बच्चों आप लोग जाके देख के आ सकते हो, वहां पे बस MS COS की जगह पे वहां पे कंपनी लिखा होगा। A फॉर एडवांसेस, कम ऑन। MS COS ने अगर लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो प्लीज चेक वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, और कई उनके टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है, टू द इंटरेस्ट ऑफ द MS COS एंड इट्स मेंबर्स। डन? बोल दो। नहीं जगदीश भाई नहीं है। आ जाओ जी। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। ट्रांजैक्शन, मेरे साथ ट्रांजैक्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बुक एंट्री से याद है, बुक एंट्री वाली ट्रांजैक्शन कहीं प्रीजुडिशियल तो नहीं है, टू द इंटरेस्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर्सनल एक्सपेंस कहीं रेवेन्यू में तो चार्ज नहीं कर लियो। सर आप ना आज ना सिर्फ रीडिंग करवा रहे हो। भाई मैं पहले ही डिटेल में पढ़ा चुका हूं, हमने एक घंटा डिस्कशन किया इन सेक्शंस के ऊपर। हेलो, आ जाओ। अश्नील ग्रोवर, बिल्कुल ठीक बात, सी वाले पॉइंट के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ जी, दैट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश। याद है आपको लास्ट वाला है, एफ वाला है ना? तो एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, तो क्या कैश एक्चुअली में रिसीव हुआ है? अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो जो पोजीशन है वो रेगुलर होनी चाहिए, नॉट मिसलीडिंग होनी चाहिए। बस बात खत्म। तो ABCF पे पहुंच गए सीधा। एडवांसेस आ गया, बुक एंट्री आ गया, उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास क्या आ गया? सॉरी, ABCEF पे पहुंच गए। E से हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए, और F से फॉर कैश वाला पॉइंट आ गया। ABEF डन। बोलिए अब बच्चों आप क्या करेंगे? समझदार बच्चा एक काम करेगा, इसको बच्चों सीधा कनेक्ट कर लेगा कहां पे जाके? अपने चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक के साथ जाकर वहां पे लिख लेगा, व्हाइल स्टडीइंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 प्लीज स्टडी सेक्शन 73 आल्सो ऑफ द चैप्टर नंबर 9 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। दोबारा आके क्यों यहाँ पे टाइम एफर्ट लगाएंगे, है ना? आज कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ सेम। बच्चों ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा? मेंबर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को देगा। किसके ऊपर देगा? जो उसने अकाउंट्स एग्जामिन करे हैं। पहले बहुत बेसिक पढ़ा देता हूं, फिर डिटेल में चलेंगे। हाँ जी, रिपोर्ट मेंबर्स को, किस पे? अकाउंट्स पे। अच्छा जी, और वो रिपोर्ट बच्चों कहां पे जाएगी? विच विल बी लेड बिफोर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन जनरल मीटिंग ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस। सेम सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 बच्चों जाके चेक कर लीजिए, डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम है। अच्छा जी, और रिपोर्ट में क्या लिखेगा? वेदर इन हिज ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम said account give the information required by this act in the manner so prescribed and give a what? हाँ जी, give a what? True and fair view। बस इतना ही पढ़िए, फिर डिटेल में ले चलूंगा। पहले बताओ बच्चों, रिपोर्ट किसको देनी है? मेंबर्स को देनी है। किस पर देनी है? अकाउंट्स पर देनी है। याद रखिए बच्चों, ये कौन से अकाउंट्स हैं? ये अकाउंट्स और रिपोर्ट कहां जाएगी? इट विल बी लेड बिफोर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन जनरल मीटिंग ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस। क्या बोलती पब्लिक? बोलो क्या लिखेगा उसमें? उसमें वो बताएगा कि देखो जी, ये जो अकाउंट्स है
एज पर द इंफॉर्मेशन, ये जो अकाउंट्स है, टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू मी, गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ट्रू एंड फेयर व्यू के आगे बच्चों बढ़ाता हूं, फिर डिटेल में एक बार पढ़ाता हुआ लाऊंगा, पूरा का पूरा थ्योरी टॉपिक है। इधर देखिए बैलेंस शीट के केस में हम क्या बताएंगे कि बैलेंस शीट जो है वो क्या दे रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। P&L जो है वो क्या दे रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कम ऑन एंड द ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट, यहां बच्चों आके मैं आपको बोलूंगा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3, 1 गन 2 शू 3 ट्री 4 डोर, 1 गन 2 शू 3 ट्री 4 डोर। 1 गन दिखा के क्या मांगी थी, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। 2 शू पहन के क्या नहीं छूते बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 3 ट्री की तो क्या होती है, ब्रांच, हाँ जी ट्री की तो क्या होती है, ब्रांच, और ब्रांच से क्या आती है, रिपोर्ट। 4 डोर खोला, ऊपर क्या गिर पड़े थे, याद करके बताओ बेटा, P&L और बैलेंस शीट, याद है, बैलेंस शीट एंड P&L एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट पॉइंट्स है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। ओके पहले ऊपर से बच्चों पूरा पढ़ते हुए आते हैं। जिनको लग रहा है कि सर ये तो बहुत टफ है, मैं कह रहा हूं टफ नहीं है, आप मेरी बातों का जवाब देते जाना। हाँ जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर का, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा, पहला क्वेश्चन, मेंबर्स को देगा। किस पर देगा, अकाउंट्स पर देगा, राइट। वो अकाउंट्स कहां पे रखे जाएंगे, लेट बिफोर दी MS कॉस्ट इन दी जनरल मीटिंग। कम ऑन बोलिए, 3 पॉइंट तो क्लियर है अपने, 3 पॉइंट तो क्लियर है। और उस रिपोर्ट में लिखेगा क्या, स्टेट वेदर to the best of his information and the explanation given to him whether these accounts present true and fair view। अब true and fair view बच्चों, balance sheet as at the date, P&L for the year ended, come on and such other matters और such other matters बच्चों क्या है, 1 2 3 4, 1 gun 2 shoe 3 tree 4 door। 1 क्या था बच्चों, क्या 1 क्या था, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। क्या उसको सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिल गई है जो नेसेसिटी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। क्या उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी है, हैज बीन केप्ट इन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। 3 ट्री क्या था बच्चों, ब्रांच से क्या आती है, रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ब्रांच जो है ऑडिटेड बाय अनदर पर्सन हैव बीन फॉरवर्डेड टू हिम एंड हाउ ही हैज डेल्ट विद द सेम इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। एंड 4 क्या था, डोर खोलते क्या गिरता है, बैलेंस शीट एंड P&L। तो हमें देखना है कि बैलेंस शीट और P&L जो है आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द रिटर्न। बात खत्म, बिल्कुल सेम पॉइंट है, डिट्टो कॉपी पेस्ट पॉइंट है बच्चों। क्या आप लोग लिख सकते हैं इसको, मुझे बताइए। अगर आपसे लिखने को बोल दें कि भाई कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मेंबर्स को जाएगी, अकाउंट्स पे जाएगी, साथ में बच्चों ये अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट कहां पे ले डाउन किए जाएंगे, मस्ट बी लेड बिफोर द MS कॉस्ट जनरल मीटिंग। ओके अच्छा जी, और सुन लोग बताएंगे स्टेट वेदर हमारे जो अकाउंट है वो क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू हम लोग कैसे देखते हैं, एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर पे। प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और ऑडिट रिपोर्ट में 1 2 3 4 वाली बातें भी आ जाएंगी। इजी। अब बच्चों मैं आपको एक बार डिटेल में रीडिंग जरूर करवाऊंगा। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया इसका, बट अब मैं आपको एक बार डिटेल में रीडिंग जरूर कराऊंगा। देखिए, द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द MS कॉस्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, ऑन एवरी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑन एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी पार्ट ऑफ और एनेक्स टू द बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। सिंपल सी बात है, देखिए मेंबर्स को रिपोर्ट देंगे, अकाउंट्स पे देंगे। अकाउंट्स से बच्चों क्या आ गया आपका, P&L और बैलेंस शीट पे स्पेशल फोकस है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो P&L और बैलेंस शीट के साथ अटैच किया गया है उसके ऊपर भी ऑडिटर ने रिपोर्ट देनी है। ओके, विच आर लेट बिफोर, जो कहां पे लेट किए जा रहे हैं, MS कॉस्ट की जनरल मीटिंग में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस, बिल्कुल क्लियर था। और रिपोर्ट में वो बताएगा कि भाई इन हिज ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, अकाउंट्स आर गिविंग द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू में बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है किसका, ऑफ स्टेट ऑफ MS कॉस्ट अफेयर्स एज एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर, P&L फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एंड अब ये वाले पॉइंट बच्चों में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको आते हैं 1 2 3 4। हमने पहले बहुत गोटे मार के याद करे हुए हैं, डिटेल में पढ़े हुए हैं। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, भाई जाओ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 पे लिख लो कि इन पॉइंट्स को पढ़ते समय एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले टॉपिक को भी साथ में कवर कर लेंगे। ओके, पेज नंबर भी वहां पे जाके मार्क कर लो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में। आइए लीजिए, अगला पॉइंट में जो हम लोग कवर कर चुके हैं, आपको मैं याद दिला देता हूं। सेक्शन था 143 सबसेक्शन 4, क्या बोलता था कि अगर
143 सबसेक्शन 3 वाले कोई भी मैटर में कोई एडवर्स रिमार्क है, कोई नेगेटिव रिमार्क है, तो ऑडिटर को उसका रीजन भी बताना होता था। बोलिए हाँ के ना। सेम बात बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है, वेयर एनी ऑफ द मैटर रेफर्ड अबव इज आंसर्ड इन नेगेटिव और विद अ क्वालिफिकेशन, तो ऑडिटर रिपोर्ट में बच्चों क्या जाना चाहिए, उसका रीजन भी जाना चाहिए। डन। बोलिए। मैं आपको बच्चों एक बात बोल दूं कि पहले ये सेक्शंस कम पूछे जाते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी से, लेकिन बच्चों अब आप ये देखो कि ये सेक्शंस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कंपनी ऑडिट हटने के बाद। जितना भी हटा है उसके हटने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। डन। याद हो रहा है, साथ साथ याद हो रहा है, बोल दो, फ्लो बना लोगे पूरा। यस सर। आइए जी, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्पेशल ऑडिट इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेक्शन नंबर 77। लो भाई लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये है आपका क्या, स्पेशल ऑडिट। मेरे साथ साथ बोलिए क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेशल ऑडिट। चलिए आइए बच्चों, स्पेशल ऑडिट पे चर्चा करना शुरू कर देते हैं हम लोग। लो भाई लो, ये स्पेशल ऑडिट क्या है बच्चों, से ध्यान से देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों क्या चाह रही है, इधर देखो, ध्यान से देखो सर, प्लीज ध्यान से। अन्य भाई बाद में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों क्या देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है कि भाई सब जो अफेयर्स है ना एमएस कॉस के, वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिंसिपल। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल क्या है, सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल डीड, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस और विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स। बस इतना याद रखिए। सीजी को लगता है भैया ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसका बिजनेस अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है। अच्छा, या फिर मैनेज हो रहा है ऐसे कि भैया सीरियस इंजरी हो सकती है, और सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस टू विच इट परटेन्स। मतलब मैं आपको क्या बताऊं भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी फार्मिंग के लिए, और उसमें भाई साहब कर रहे हैं ये लोग गंदे गंदे प्लांट्स लगा के बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नशे वाली चीजें बेच रहे हैं। इससे बच्चों इंजरी हो सकती है पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, पूरी की पूरी ट्रेड को, पूरी की पूरी किसको, सोसाइटी को, पूरे के पूरे मेंबर्स को। कम ऑन, यस और नो। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर ऐसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे मैं बोलूंगा कि एविडेंस है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन जो है भाई साहब वो एंडेंजर में है, वो खतरे में है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या हो जाएगी, दिवालिया निकल जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर इंफॉर्मेशन है कि आपकी एमएस कॉस के जो अफेयर्स है वो मैनेज नहीं किए जा रहे हैं एज पर दी प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, या फिर ऐसे मैनेज किए जा रहे हैं कि सीरियस इंजरी हो सकती है इंडस्ट्री को, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो खतरे में है, यानी कि सॉल्वेंसी जो है वो खतरे में है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। पहले तो बच्चों सिचुएशन बताओ क्या है। स्पेशल ऑडिट करवा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी आगे जाके आपको सरप्राइज मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि अफेयर्स मैनेज नहीं हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल डीड, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, प्रूडेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, या फिर बच्चों ऐसे मैनेज हो रहे हैं कि क्या हो सकती है, सीरियस इंजरी हो सकती है किसको, इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड और इंडस्ट्री और बिजनेस को। एंड फाइनली लास्ट में बच्चों लोग बोल देंगे कि भैया फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि सॉल्वेंसी पे डेंजर जो है वो मंडरा रहा है। सॉल्वेंसी समझ गए कि भैया इनकी कभी भी जो है दिवालिया हो सकते हैं, इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट अ स्पेशल ऑडिट ऑफ द एमएस कॉस फॉर सच पीरियड और पीरियड एज मे स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर शैल बी कंडक्टेड। यानी सीजी ऑर्डर देके आपका क्या करवा सकती है, स्पेशल ऑडिट जो है वो करवा सकती है। हाँ जी, सीजी स्पेशल ऑर्डर देके आपका ऑडिट जो है वो करवा सकती है। डन। आ जाओ। इसके लिए वो क्या करेगी, वो भाई किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकती है, या फिर एमएस कॉस का जो ऑडिटर है उसी को बोल सकती है कि आप ही कर लो स्पेशल ऑडिट। हाँ जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लेगी, या फिर क्या होगा, या फिर बच्चों वो जो एमएस कॉस का ऑडिटर होगा उसी को बोल देगी भैया तुम ही कंडक्ट कर दो हमारे लिए क्या, स्पेशल ऑडिट। आ जाओ, स्पेशल ऑडिट दोबारा से शुरू करते हैं। सीजी का ओपिनियन है कि भाई एमएस कॉस के अफेयर्स जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है, या ऐसे मैनेज है जिससे ट्रेड को, इंडस्ट्री को, सोसाइटी को, उसके मेंबर्स को थ्रेट बन रही है, या फिर बच्चों तीसरी पार्ट में मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है जिससे सॉल्वेंसी पे क्या मंडरा रहा है, डेंजर मंडरा रहा है। तो सीजी क्या कर सकती है, सीजी बच्चों उस केस में डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर देकर डायरेक्ट कर सकती है कि इस एमएस कॉस का क्या करवाएंगे, स्पेशल ऑडिट करवाएंगे फॉर सच पीरियड और पीरियड्स एज मे स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। यानी 1 साल का भी करवा सकते हैं, 2 साल का भी करवा सकते हैं, पर्टिकुलर पीरियड का ऑडिट करवा सकते हैं। और इसके लिए बच्चों किसको अपॉइंट करेगी, कमांड टेल में जल्दी बोलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या फिर एमएस कॉस के ऑडिटर को ही वो बोल सकती है कि भैया तुम ही जो है ये स्पेशल ऑडिट हमारे लिए कंडक्ट कर दो। अब इसके बाद बच्चों एक स्पेशल कंडीशन है स्पेशल ऑडिट के लिए। हाँ जी, इसके बाद बच्चों एक स्पेशल कंडीशन है स्पेशल ऑडिट के लिए, वो है शेयर होल्डिंग रिस्ट्रिक्शन। आप अब पढ़ के समझेंगे
कि भाई सीजी हर एमएस कॉस का ऐसे ऑडिट नहीं करवा सकती है स्पेशल ऑडिट, सिर्फ उसी एमएस कॉस का स्पेशल ऑडिट करवाया जा सकता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ सीजी एसजी और बोथ होल्ड 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। याद रखिएगा बच्चों, जब सीजी और एसजी और सीजी प्लस एसजी के पास जो शेयर कैपिटल है वो कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, बोल दो हाँ के ना। आप इसको कैजुअली ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट ऐसे बोलिएगा मत, एग्जाम में मत लिख के आइएगा, ठीक है। बोल दो हाँ के ना। एग्जाम में आप ये लिख के आइएगा भैया स्पेशल ऑडिट उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का करवा सकते हैं जिसमें सीजी प्लस एसजी, सीजी और एसजी और सीजी प्लस एसजी का बच्चों शेयर होल्डिंग कितना है, कमांड टेल में जल्दी बता दीजिए, 51% और मोर। डन, आ जाओ प्लीज, आगे चलते हैं। देन स्पेशल ऑडिटर की पावर ड्यूटी और पावर ड्यूटीज एंड क्या हो, रिपोर्टिंग कैसे होने वाली है, कुछ भी बच्चों इसमें खास नहीं पढ़ाया गया। आपको बोला कि भैया जो पहले आपको हमने पावर्स बताई थी ना, जो पहले हमने आपको पावर्स बताई थी यहाँ पे, बस ये 73 वाली पावर्स उस स्पेशल ऑडिटर के पास भी अवेलेबल होंगी, यानी कि राइट टू एक्सेस, एंटाइटल टू रिक्वायर और आपका वो ABEF। ओके, बोल दो हाँ कहना, लो जी। तो पावर ड्यूटीज एंड रिपोर्ट एग्जैक्टली 73 से आपको बोल दिया गया, वहां से उठा लेना। हमने बोला ठीक है जी। ये पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ साथ चलते रहिएगा बिल्कुल, प्लीज प्लीज प्लीज। एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपके पास रिपोर्ट आ गई है स्पेशल ऑडिटर की, लो जी। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिटर द सीजी में टेक सच एक्शन ऑन द रिपोर्ट एज इट कंसिडर नेसेसरी विद इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यानी कि स्पेशल ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट किसको देगा, सीजी को देगा, और सीजी उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी एक्शन उसे सही लगता है वो ले सकती है। हाउएवर इफ सीजी डज नॉट टेक एनी एक्शन, सीजी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है ऑन द रिपोर्ट विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट, पूरा विजुलाइज कीजिए। सीजी के पास इंफॉर्मेशन थी, क्या इंफॉर्मेशन थी कि भैया इसके अफेयर्स ढंग से मैनेज नहीं हो रहे हैं, या ऐसे मैनेज हो रहे हैं कि किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि सॉल्वेंसी पे खतरा है। तो सीजी ने देखा कि अच्छा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 51% और मोर हमारे पास है, चलो इसका स्पेशल ऑडिट जो है वो ऑर्डर कर देती हूँ। सीजी ने स्पेशल ऑडिट जो है वो ऑर्डर कर दिया, बहुत बढ़िया, स्पेशल ऑडिट हो चुका है, रिपोर्ट सीजी के पास आ चुकी है। 4 महीने तक सीजी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब क्या होगा, then in that case government shall send to the multi-state cooperative society either a copy or relevant extract from the report with its comment thereon। लीजिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट भाई साहब अपना जो उसने स्पेशल ऑडिट करवाया था उसका रिपोर्ट या उस रिपोर्ट में से कुछ एक्सट्रैक्ट अपने कमेंट के साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेज देगी। अगला स्टेप वही होगा जो कंपनी लॉ में होता। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भैया उसको सर्कुलेट करो, हाँ जी उसको क्या करो, कम ऑन सर्कुलेट करो दोज एक्सट्रैक्ट टू द मेंबर्स टू हैव सच कॉपी, या फिर उस एक्सट्रैक्ट को या जो कॉपी भेजी है उसको रीड आउट करो एट दी MS कॉस GM। ओके बच्चों, पढ़ने में हैवी लग रहा होगा बट बिल्कुल भी हैवी नहीं है। इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। स्पेशल ऑडिट, सीजी के पास इन्फो थी, इन्फो वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, बोलो हाँ कहना, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। सीजी के पास अगर इन्फो थी तो सीजी जो है वो ऑर्डर देकर डायरेक्ट कर सकती है कि भैया स्पेशल ऑडिट कंडक्ट होगा। ओके, शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, तभी ऑर्डर कर सकती है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सीजी या एसजी या सीजी और एसजी के पास मिला के है। ओके, अब उसके बाद बच्चों ऑडिटर जो है रिपोर्ट देगा, सीजी को रिपोर्ट दे देगा, बहुत बढ़िया। जब रिपोर्ट आ गई है तो सीजी में टेक सच एक्शन एज इट में डीम नेसेसरी। अगर सीजी 4 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेती है तो सीजी उस रिपोर्ट को या फिर उस रिपोर्ट में से कुछ एक्सट्रैक्ट को अपने कमेंट के साथ MS कॉस को भेज देगी, और MS कॉस को क्या करना होगा, MS कॉस को उस रिपोर्ट को या फिर उस एक्सट्रैक्ट को सर्कुलेट करना, उसकी कॉपी को सर्कुलेट करना होगा टू द मेंबर्स ऑफ द MS कॉस, या फिर बच्चों MS कॉस की GM में उसको रीड आउट करना पड़ेगा। दैट्स इट, डन। बोलिए, आ जाओ जी। ओके, एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू स्पेशल ऑडिट, ये बड़ा ही मजाकिया बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सपेंसेस जितने भी स्पेशल ऑडिट के होंगे वो डिटरमाइन कौन करेगा, सीजी डिटरमाइन करेगा, वही हमारे फाइनल होंगे। पे कौन करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो पे करने वाली है। ओके, हाँ जी, एक्सपेंसेस डिटरमाइन कौन करेगा, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, सीजी, वही फाइनल होंगे। और पे कौन करने वाला है बेटा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पे करने वाली है। और अगर वो डिफॉल्ट कर देती है, ध्यान से, अगर वो डिफॉल्ट कर देती है यानी MS कॉस्ट वो एक्सपेंसेस पे नहीं करती है तो वो रिकवरेबल होंगे एज दी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अभी लैंड रेवेन्यू के एरियर्स क्या होते हैं आप ऐसा समझ लीजिए कि उसके अगेंस्ट उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट केस किया जा सकता है, और अगर वो पैसे नहीं देगी तो भैया उसके घर बार बेच के, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टीज बेच के वो रिकवरी की जा सकती है। ओके,
सिंपल। दोबारा बोल देता हूं, ये बात याद रखिएगा, स्पेशल ऑडिट के एक्सपेंसेस कौन बियर करने वाला है? बियर कौन करने वाला है? बियर 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 बोलो, एमएस कॉस। देखो यही गलती हो गई, मैंने बोला बियर कौन करने वाला है, बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई फर्क तो देखो, डिटरमाइन कौन करने वाला है? सीजी। बियर कौन करने वाला है? एमएस कॉस। हेलो, याद रखेंगे, बोलिए प्लीज बच्चों। दोबारा आप लोगों के लिए एक बार रीड कर देता हूं, बहुत ही सिंपल है। एक्सपेंसेस एंड इंसिडेंटल, कोई भी आपके मेन एक्सपेंसेस थे या फिर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस थे स्पेशल ऑडिट से रिलेटेड, इंक्लूडिंग द रेम्युनरेशन ऑफ द स्पेशल ऑडिटर, शेल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट शुड बी फाइनल एंड पेड बाय द एमएस कॉस एंड इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट शेल बी रिकवरेबल फ्रॉम एमएस कॉस एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। खत्म, इजी। आ जाओ। अब बच्चों हमारे पास एक स्पेशल चीज आती है, हमारे पास दो चीजें, अब एक इंस्पेक्शन है, एक इंक्वायरी है। मैंने छोटी सी आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया था, उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं वो बता पाऊं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, ये हो जा भाई, हो जा कॉपी पेस्ट हो जा जल्दी से। लीजिए, अब हमारे पास बच्चों दो टॉपिक है इस चैप्टर में, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एक है इंक्वायरी और एक है बच्चों इंस्पेक्शन। इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, ध्यान सुनिएगा। इंक्वायरी 78 में है, इंस्पेक्शन 79 के अंदर होती है। ओके, अब सबसे पहले इंक्वायरी कौन करवाएगा? इंक्वायरी कौन करवाएगा और कब करवाएगा? सीआर बोले तो सेंट्रल रजिस्ट्रार, जैसे आरओसी में हमारे पास रजिस्ट्रार होता है, वैसे बच्चों एमएस कॉस में होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार। सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास रिक्वेस्ट आई है, किससे रिक्वेस्ट आई है जरा ध्यान से देखिएगा, किससे रिक्वेस्ट आई है बच्चों? फेडरल कोऑपरेटिव से। अब ये फेडरल कोऑपरेटिव क्या होता है बच्चों? सुनो मेरी बात, ध्यान सुनिएगा। फेडरल कोऑपरेटिव इज लाइक कि भाई बहुत सारी एमएस कॉस बनी हुई है छोटी छोटी एक ही चीज को लेकर, उनका एक हेड बॉडी भी बन जाएगी, उसे हम फेडरल कोऑपरेटिव बोलते हैं, राइट। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं, आपने इफको चौक का नाम सुना? इफको का फुल फॉर्म पता है आप में से किसी को? गुड़गांव वालों, इफको का फुल फॉर्म पता है आप में से किसी को? मैं आपको कुछ फेडरल कोऑपरेटिव्स के नाम बताता हूं, देख के जल्दी से, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, कह रहे इफको चौक तो पता है, इफको चौक का फुल फॉर्म नहीं पता है। मैं आपको बच्चों कुछ फेडरल कोऑपरेटिव्स के नाम बताने की कोशिश करता हूं। मैं जब इस पे पढ़ रहा तो मैंने देखे थे, एक आपका है एनसीडीएफआई, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? फेडरल कोऑपरेटिव है, किसका? डेयरी सेक्टर का। ओके, बोल दो हाँ कहना। ऐसे बच्चों आपका इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये क्या है? एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है, विच इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग व्हाट? फर्टिलाइजर्स। ओके, गेटिंग अ पॉइंट। तो फेडरल कोऑपरेटिव क्या है बच्चों? फेडरल कोऑपरेटिव एक समझ लो कि एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके अंदर सारी छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जुड़ी होती है। डन, बोल दो हाँ कहना। अच्छा जी, अब आ जाओ जरा यहाँ पे, हमारा इससे कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमसे पेपर में कोई नहीं पूछने वाला फेडरल कोऑपरेटिव क्या है। आपको बस ये याद रखना है कि भाई फेडरल कोऑपरेटिव से रिक्वेस्ट आई, या फिर किसी क्रेडिटर से रिक्वेस्ट आई, या फिर मेंबर से रिक्वेस्ट आई। और कितने मेंबर है बच्चों? ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको जब दूंगा नोट्स उसमें सही कर दूंगा। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उसमें से मिनिमम 1/3 रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब इस इंस्पेक्शन के लिए, सॉरी इस इंक्वायरी के लिए, या फिर नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एमएस कॉस। तो अगर इन चारों में से, सबके बीच में क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। सबके बीच में क्या लगा हुआ है बेटा? और लगा हुआ है। इन चारों में से कोई भी अगर रिक्वेस्ट देता है सेंट्रल रजिस्ट्रार को, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या करवा सकता है? इंक्वायरी करवा सकता है खुद से, या तो खुद से इंक्वायरी कर लेगा या किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर देगा भैया कि आप जाके जरा इस एमएस कॉस में क्या करो? इंक्वायरी करो। किस में इंक्वायरी करो? इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी वर्किंग में, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन में। प्लीज बात को समझिए बच्चों, इन चारों में से कोई भी एक व्यक्ति उठ के सीआर के पास रिक्वेस्ट भेज सकता है, सीआर प्लीज इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और अगर बच्चों सीआर इस बात को समझ लेता है और सीआर इस बात से एग्री करता है, तो सीआर क्या करेगा? इंक्वायरी कंडक्ट करेगा खुद से, या तो किसी को ऑथराइज कर देगा कि तुम मेरे बिहाफ पे जाके क्या कर लो? इंक्वायरी कर लो। किस किस पे इंक्वायरी हो सकती है? आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन पे, मतलब किस तरह से वो बनी हुई, उसके प्रिंसिपल सही है नहीं, उसकी वर्किंग पे, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। डन। एंड बिफोर होल्डिंग सच इंक्वायरी 15 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू द एमएस कॉस। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इसे बोलते हैं बच्चों, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, आपने हर जगह पे सुना होगा कि कोई भी एक्शन लेने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पे 15 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाएगा किसको? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कि आपके अगेंस्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? इंक्वायरी करने वाले हैं। देखिए ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है, आपको बच्चों ये सेक्शन बहुत अच्छे से याद रखना है। सेक्शन नंबर 78 है। सेक्शन नंबर 78 में पावर दी जा रही है सेंट्रल रजिस्ट्रार को इंक्वायरी कंडक्ट करने की, लेकिन उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है। कहां से रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों? फेडरल कोऑपरेटिव
कोऑपरेटिव से आ रही है, क्रेडिटर से आ रही है, या 1/3 मिनिमम 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड से आ रही है, या मिनिमम 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी से आ रही है, भैया इंक्वायरी करवाओ। अगर रिक्वेस्ट आ गई तो हमारा सीआर क्या करेगा, ध्यान से जागे रहो विशाल, जागे रहो, उठो नलायक। हाँ जी, तो वो क्या करवाएगा, इंक्वायरी करवाएगा, या फिर खुद से इंक्वायरी करवाएगा, या किसी और को बच्चों ऑथराइज कर सकता है कि जाके क्या कर लो, इंक्वायरी कर लो। इंक्वायरी करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगा। बिफोर होल्डिंग सच इंक्वायरी 15 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। डन, बोलिए, लो जी लो। पावर इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीआर क्या कर सकता है, सीआर और द पर्सन ऑथराइज शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स, नेमली ये बच्चों पावर्स रहेंगी उनके पास जो इंक्वायरी करने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, पावर्स सिर्फ प्रोसीजरल बातें, सिर्फ प्रोसीजरल बातें बच्चों। पहला, फ्री एक्सेस एंड समन। फ्री एक्सेस एंड समन में क्या है भाई, या तो रजिस्ट्रार खुद इंक्वायरी कर रहा है, या फिर वो किसी और को ऑथराइज कर चुके, भैया तुम कर लो। जिसको भी वो उसने ऑथराइज किया या उसके पास खुद के पास क्या होगा, फ्री एक्सेस टू BADSCOP बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी, कैश एंड अदर प्रॉपर्टीज। कम ऑन, बोल दो हाँ, कहना। राइट टू एक्सेस है और राइट टू फ्री एक्सेस है, और बच्चों में उसको कस्टडी में भी ले सकता है, जो भी कस्टडी में पड़े हुए किसके अंदर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो भी बुक्स है, अकाउंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सिक्योरिटीज है, कैश है, अदर प्रॉपर्टी है, सबको एक्सेस कर सकता है कौन, हमारा रजिस्ट्रार या उसके द्वारा ऑथराइज किया हुआ पर्सन। ओके, सृष्टि प्रकाश ने इसका जो है एक शॉर्ट कोड भेजा है, बैड कॉप्स, तो ऐसे याद कर लो भाई, बैड कॉप्स के नाम से याद कर लो आप। तो BAD बैड, कॉप्स हो गए हमारे पास कैश, अदर प्रॉपर्टीज एंड सिक्योरिटीज। बहुत बढ़िया, बैड कॉप्स। ओके डन, लीजिए। तो फ्री एक्सेस एंड समन, वो फ्री में एक्सेस मतलब फ्रीली एक्सेस कर सकता है किसको, इसको, और साथ साथ में बच्चों समन कर सकता है। समन करना मतलब किसी को बुला सकता है, आ जाओ भाई, राइट। तो समन कर सकता है एनी पर्सन इन पोजीशन और रिस्पॉन्सिबल और द कस्टडी फॉर द कस्टडी ऑफ, वही बैड कॉप्स। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक व्यक्ति है जिसकी कस्टडी में बच्चों बैड कॉप्स पड़े हुए हैं, तो उसको सम्मन देके बुलाया भी जा सकता है कि भैया आपको बुला रहे हैं, जरा आ जाओ और ये बैड कॉप्स लेके आना अपने साथ। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ कहना। लीजिए बच्चों, कि सम्मन के नाम से आज की डेट में सिर्फ केजरीवाल याद आता है, क्योंकि ईडी के सम्मन जा रहे हो। तो सम्मन जाने का मतलब यही है कि भाई आपको बुलाया जा रहा है कि आ जाओ, यहाँ पे कहाँ बैठे हो, हमारे पास आओ जरा, राइट। तो फिर से बोलता हूं बच्चों, आपका जो रजिस्ट्रार है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं हम वो पढ़ रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले फ्री एक्सेस टू बैड कॉप्स एंड पावर टू समन एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ और रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड कॉप्स। ओके, बोलो हाँ कहना, बोल दो, आ जाओ जी। देन कॉल द जनरल मीटिंग, एक और पावर दी जा रही है भाई साहब, उस व्यक्ति को पावर मिल रही है बेटा जो क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, या तो रजिस्ट्रार खुद या उसके द्वारा ऑथराइज व्यक्ति। उसको कह रहे हैं कि भैया आप क्या कंडक्ट करवा सकते हो, ही मे रिक्वायर द ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी टू कॉल अ जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। लेकिन याद रखिए बच्चों, आपको क्या करना है, ये दिस पावर इज नॉट विथ स्टैंडिंग एनी बाय लॉ स्पेसिफाइंग द पीरियड ऑफ नोटिस फॉर जनरल मीटिंग ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहते हैं हमें नहीं पता कि बाय लॉ में क्या लिखा है, हम इंक्वायरी करने आए हैं, हम आपकी मीटिंग बुला सकते हैं, हम ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे सकते हैं कि मीटिंग बुलाओ सोसाइटी की। हाँ, नोटिस मिनिमम कितने दिन का देना पड़ेगा मीटिंग के लिए, 7 डेज का। ओके, टाइम जो हम बताएंगे प्लेस होगा हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी। टाइम जो हम बताएंगे, हाँ जी, टाइम जो हम बताएंगे और प्लेस होगा बेटा क्या, हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी। ओके, फिर से पावर नंबर 2 बेटा, कॉल जनरल मीटिंग। तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा ऑथराइज पर्सन क्या कर सकता है, ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी को बोल सकता है कि प्लीज कॉल अ जनरल मीटिंग, राइट। और जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 7 डेज का नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। अगर सोसाइटी के बाय लॉ में लिखा है कि 20 दिन का नोटिस जरूरी है, 25 दिन का नोटिस जरूरी है, क्या हमें उसकी फिक्र करनी है, नहीं, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन दी बाय लॉ रिगार्डिंग द नोटिस पीरियड। हेलो, 7 दिन का नोटिस पीरियड है हमारे पास, वो हम दे देंगे। टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड प्लेस हेडक्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी। किस लिए बुलाएंगे मीटिंग, टू कंसिडर सच मैटर एज मे बी डायरेक्टेड टू हिम एंड वेयर द ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी रिफ्यूज और फेल टू कॉल सच अ मीटिंग। लो भाई लो, ऑफिसर बुला ही नहीं पा रहे मीटिंग, तो रजिस्ट्रार कह रहा कोई बात नहीं हम खुद कर लेंगे, देन ही विल कॉल द मीटिंग हिमसेल्फ। ओके, बोलिए क्या चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इंक्वायरी किसके कहने पे हो रही है, रिक्वेस्ट आई थी किससे, फेडरल कोऑपरेटिव से, क्रेडिटर से, मिनिमम 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड से, मिनिमम 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी से। क्या रिक्वेस्ट आई थी कि भैया हमें जो है क्या करना है, इंक्वायरी करनी है। तो रजिस्ट्रार जो है खुद से या किसी और को ऑथराइज करके इंक्वायरी करवा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्किंग में और फाइनेंशियल कंडीशन में। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। और उसका पावर की बात हो रही थी, पावर है फ्री एक्सेस की, सम्मन की, और किसकी पावर है बेटा, टू कॉल अ जनरल मीटिंग।
ओके, आ जाओ और पावर देखते हैं। फिर आगे समन की पावर। अभी समन की पावर क्या है? ही मे समन एनी पर्सन who is reasonably believed by him to have knowledge of the affairs of the MS cause। देखो, अगर इसको ध्यान से तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो समन दे सकते हैं अपने पास आने के लिए कौन से प्लेस पे, हेडक्वार्टर और ब्रांच पे, और उसको फिर एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे। बड़ी जबरदस्त पावर है बच्चों। यही पावर अगर ऑडिटर के पास होती ना तो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। हाँ सुनिधि, क्या बात है। सुनिधि कह रही है इस बार इन्वेस्टिगेशन का मतलब इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही। हाँ जी, प्लीज बच्चों सुने। रजिस्ट्रार किसी भी व्यक्ति को सम्मन करके बुला सकता है टू अपीयर बिफोर द रजिस्ट्रार। और याद रखिएगा बच्चों, कहां पे? या तो हेडक्वार्टर या ब्रांच पे। ऐसे थोड़ा ना बोलेगा भाई आजा माय बार, ऐसे नहीं होगा। तो या तो भाई साहब उसे हेडक्वार्टर में या ब्रांच बुला लेगा, और साथ साथ में एग्जामिन, हाँ जी एग्जामिन, मेरे साथ साथ एग्जामिन सच पर्सन ऑन ओथ। इजी 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 इजी, जल्दी बोलिए। लीजिए, तो ये हो गया बच्चों पावर ऑफ समन। अगेन अब मुझे बताइए कि आपको पावर्स सारी क्लियर है? पहली पावर कौन सी बच्चों? फ्री एक्सेस एंड समन। फ्री एक्सेस रहेगा बैड कॉप्स के पास। समन करके किसी भी व्यक्ति को बैड कॉप्स ले, समन करके किसी भी व्यक्ति से बैड कॉप्स हम लोग मंगवा सकते हैं। डन, बोल दो। अच्छा, दूसरी पावर क्या थी? कॉल जनरल मीटिंग। याद रखिएगा जनरल मीटिंग के लिए नोटिस पीरियड 7 डेज का है। ऑफिसर को हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जाके अपनी क्या करो, जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाओ। और अगर वो नहीं करवा पाते हैं तो मेरी बात सुनो, अगर वो नहीं करवा पाते हैं तो रजिस्ट्रार खुद से जो है वो जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है। इज दैट क्लियर? बोल दो। भाग्यश्री बोल रही है सर एग्जामिन और ओथ बता दो। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। अरे वो गीता पे हाथ रख के जो कसम खिलवाते हैं ना, एग्जामिन और ओथ वही होता है। हाँ, आजकल में मीम में तो चला खाओ माँ कसम, बोला मीम देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने बेटा? तो एग्जामिन ऑन ओथ मतलब कसम दिलवा के आपको एग्जामिन किया जा सकता है, आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। ओके, बोल दो। भाग्यश्री क्लियर? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। समन वाली पावर बच्चों याद रखें, समन दे सकते हैं किसी भी पर्सन को जिसके पास रजिस्ट्रार को लगता है कि नॉलेज है अबाउट द अफेयर्स ऑफ द एमएस कॉस। किस बात का समन? टू अपीयर बिफोर हिम। कहां पे अपीयर होगा? हेडक्वार्टर या ब्रांच पे। और वहां पे उसको बुला के बेटा क्या करवाएंगे? डांस तो ना करवाएंगे, उससे एग्जामिन करेंगे उसको ऑन ओथ। डन, आ जाओ। देन फॉलो अप। लो भाई लो, फॉलो अप की बात चल रही है बच्चों। ये फॉलो अप क्या सीन है? सेंट्रल रजिस्ट्रार, अब आपकी इंक्वायरी हो गई है, अब इंक्वायरी के बाद का फॉलो बता रहे हैं। शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट। इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पहुंच चुकी है, तो विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट कम्युनिकेट द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू एमएस कॉस, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ एनी टू विच द सोसाइटी इज एफिलिएटेड, एंड द पर्सन अथॉरिटी जिसने रिक्वेस्ट कर दी भैया इनका क्या कराओ, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, इनकी इंक्वायरी करवाओ। ओके, बोलिए। पक्का आ जाओ। एक काम करते बच्चों, इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फिर उसके बाद ब्रेक दे दूंगा। पक्का एक बार इसको रिवाइज कराने दो, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना तो सेट हो जाएगा मामला। आ जाओ प्लीज 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 प्लीज, जरा साथ में बने रहिएगा। आइए बच्चों, आइए इसकी रिवीजन जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 78 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स में बांट दीजिए। सबसे पहली बात बच्चों याद रखिए, व्हेन एंड हु, कौन करवाएगा? कम ऑन, कौन करवाएगा? जल्दी बताओ बेटा। रजिस्ट्रार करवाएगा। रजिस्ट्रार कब करवाएगा? जब उसके पास रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट किससे आएगी? इतने बढ़िया चार्ट से बच्चों पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। रिक्वेस्ट आएगी या तो फेडरल कोऑपरेटिव से, या किसी क्रेडिटर से, या नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड से, या फिर नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एमएस कॉस से। डन। इन चारों में से किसी ने रिक्वेस्ट डाली सेंट्रल रजिस्ट्रार को। सेंट्रल रजिस्ट्रार अब क्या करवा सकता है? इंक्वायरी करवा सकता है, खुद से कर सकता है, या फिर बच्चों किसी को ऑथोराइज कर सकता है और ऑर्डर इन राइटिंग देके क्या जाओ इंक्वायरी करो। इंक्वायरी किसमें करेंगे? इंक्वायरी किसमें करेंगे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्किंग में और फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एमएस कॉस, वर्किंग ऑफ द एमएस कॉस और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एमएस कॉस, राइट। बट याद रखिए, इस इंक्वायरी से पहले क्या देना पड़ेगा? एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। तो हम लोग यानी कि जो रजिस्ट्रार है या फिर जो व्यक्ति इंक्वायरी करने जा रहा है, बिफोर होल्डिंग सच इंक्वायरी 15 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू द एमएस कॉस। डन। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद बच्चों इंक्वायरी वाले टॉपिक में मेनली क्या बचता है कि भैया पावर क्या है? तो पावर है एक तो फ्री एक्सेस की और सम्मन की। फ्री एक्सेस किसको? बैड कॉप्स को। हाँ जी, तो जो व्यक्ति इंक्वायरी करने जा रहा है, चाहे वो रजिस्ट्रार है या फिर वो कोई और ऑथराइज पर्सन है, उसके पास बच्चों क्या होने वाला है? फ्री एक्सेस और सम्मन की पावर दी जा रही है। ये एक्सेस और सम्मन की पावर यहाँ पे एक साथ पढ़िएगा। ये वाला सम्मन अलग है बच्चों। यहाँ पे वो नॉलेज के लिए किसी को बुला रहा है, यहाँ पे बैड कॉप्स के लिए बुलाएगा। एक्सेस किसका? बैड कॉप्स। बैड कॉप्स बोले तो बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, आपके पास कैश, अदर प्रॉपर्टीज एंड सिक्योरिटीज, तो उसके पास फ्री एक्सेस रहेगा। बहुत बढ़िया।
अच्छा जी, उसके बाद समन कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जिसकी पोजीशन में है बैड कॉप्स, कम ऑन, जिसकी पोजीशन में है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बैड कॉप्स। ओके, फर्स्ट पावर। सेकंड पावर इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, क्या जो व्यक्ति इंक्वायरी कर रहा है वो जनरल मीटिंग भी कॉल कर सकता है? आंसर इज यस। जनरल मीटिंग कॉल करने के क्या उसे बायलॉज वाले नोटिस पीरियड को फॉलो करना है? आंसर इज नो। क्या करेगा ये इंक्वायरी करने वाला व्यक्ति? ये ऑफिसर को बोलेगा कि जाओ एक जनरल मीटिंग कॉल करो, और जनरल मीटिंग के लिए बच्चों नोटिस देगा ऑफ नॉट लेस देन, कम ऑन, ऑफ नॉट लेस देन 7 डेज। ओके, बोल दो हाँ के ना, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों याद रखिएगा टाइम सच टाइम प्लेस हेडक्वार्टर। हाँ जी, टाइम सच टाइम प्लेस हेडक्वार्टर। ओके, बोल दो। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जनरल मीटिंग बुलाई क्यों जा रही है? टू कंसीडर सच मैटर एज विल बी डायरेक्टेड टू हिम। तो वो मैटर्स डिस्कस करेगा, जो भी ऑफिसर को बोले गए वो मैटर डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुला लिए जाएंगे। एंड देन याद रखिए बच्चों, अगर ऑफिसर फेल हो जाता है मीटिंग बुलाने में, तो भाई साहब वो जो व्यक्ति इंक्वायरी कर रहा है वो खुद से भी मीटिंग को कॉल कर सकता है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, लो जी लो। देन पावर टू समन बच्चों क्या है? समन मतलब सम्मन भेज के बुला सकते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को ईडी वाले बुला रहे हैं। तो भाई यहां पे रजिस्ट्रार या ऑथोराइज पर्सन सम्मन कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जिसके पास रजिस्ट्रार को लगता है कि नॉलेज है। कम ऑन, क्या है? नॉलेज है। किसकी? अफेयर्स ऑफ द एमएस कॉस की। ओके, समन किस लिए कर रहे हैं? टू अपीयर बिफोर हिम। समन किस लिए कर रहे हैं? कम ऑन, टू अपीयर बिफोर हिम। कहां पे बेटा? या तो हेडक्वार्टर या तो ब्रांच। अब उसे बुला के डांस करवाओगे क्या? नहीं, विल एग्जामिन हिम ऑन ओथ। और ये बहुत बड़ी पावर है, याद रखिएगा कि आप किसी को समन भेज के अपने सामने बुला सकते हैं और उसको एग्जामिन कर सकते हैं ऑन ओथ। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर बच्चों। डन। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ बिगेस्ट बिगेस्ट के पीछे का रीजन बताऊंगा, पहले बताइए कंप्लीट हो गया? जल्दी बोल दो हाँ कहना। यस सर, यस। फिर बच्चों बात करते हैं फॉलोअप की। इंक्वायरी हो गई है, रिपोर्ट आ चुकी है रजिस्ट्रार के पास। अब क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी है ये रजिस्ट्रार कम्युनिकेट करेगा। किसको कम्युनिकेट करेगा? एमएस कॉस को तो कम्युनिकेट करेगा ही करेगा, साथ में अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड है सोसाइटी, उसको भी कम्युनिकेट करेगा। और बच्चों जिस व्यक्ति की रिक्वेस्ट पे इंक्वायरी कंडक्ट करवाई गई थी, फेडरल सोसाइटी हो सकती है, क्रिएटर हो सकता है, मेंबर ऑफ द बोर्ड हो सकते हैं, मेंबर ऑफ द सोसाइटी हो सकते हैं, उनको भी ये रिपोर्ट जो है वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। यस सर। ओके, आ जाओ जी, आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, एक बच्चा पूछा है सर बायलॉज बता दो क्या होते हैं। बेटा बायलॉज जैसे पार्टनरशिप डीड होती है ना, पार्टनरशिप में जैसे एओए एमओए होते हैं ना कंपनी में, वैसे बच्चों इन सोसाइटीज वगैरह में क्या बनते हैं? बायलॉज बनते हैं। डन? बोल दो हाँ कहना, बोल दो यस सर, यस सर, यस सर। लो भाई लो, इंक्वायरी हो गई हमारी खत्म। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। इंस्पेक्शन। एक बार जरा बच्चों पढ़ के देखें इंस्पेक्शन का सेक्शन कौन सा है? 79। और इंस्पेक्शन के लिए कौन कौन रिक्वेस्ट दे सकता है? एक बार मेरे कहने में प्लीज पढ़ के देख लो ना। इंस्पेक्शन के लिए कौन कौन रिक्वेस्ट दे सकता है? अरे सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम बेटा। तो जो लोग इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं वो लोग इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर? भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि इंक्वायरी जो है ना वो थोड़ी ज्यादा ब्रॉड है। अगेन क्यों ब्रॉड है मैं बता रहा हूं, क्योंकि भाई इंक्वायरी में आपके पास ना सम्मन वाली पावर थी जबरदस्त। बोली कौन सी वाली पावर थी? सम्मन वाली, सम्मन टू अपीयर बिफोर हिम। आओ आओ कभी हवेली पे, राइट? आ जाओ। अब जरा देखते बच्चों, प्लीज फोकस करिएगा। तो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, आप कौन हो? सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, आपके पास रिक्वेस्ट आई है किनसे? वही फेडरल कोऑपरेटिव क्रेडिटर, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और 1/5 रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ जी, और 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग इन हिज बिहाफ इंस्पेक्ट और डायरेक्ट एनी पर्सन टू ऑथराइज। या तो वो खुद जाके इंस्पेक्शन कर लेगा या फिर बच्चों किसी को क्या कर देगा? ऑथराइज कर देगा कि जाके भैया क्या कर लो, इनकी इंस्पेक्शन कर लो। किस चीज की इंस्पेक्शन? वही 3 बातें, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग, फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अरे सर राधे राधे, सर राधे राधे, सब कुछ राधे राधे हो रखा है, सेम टू सेम। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, हाँ बिल्कुल दी जाएगी बच्चों। किस लिए दी जाएगी? कब, कितने दिन के लिए? नॉट लेस देन 15 डेज। आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो नोटिस देना है कि हम आ रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। उसके बाद पावर्स अवेलेबल, लो भाई लो, ये उसके पास पावर होंगी। नंबर 1, एक्सेस, टेकिंग इनटू कस्टडी, वेरीफाई एंड कॉलिंग फॉर मीटिंग। जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, एक्सेस टू, मैं तो बच्चों यही बोलना चाहता हूं, बैड कॉप्स। बैड कॉप्स याद हो गए ना परमानेंटली? बता दो हाँ के ना।
बुक्स था, अकाउंट्स था, यहीं से पढ़ के जाओ। बुक्स था, हम इसको भूलेंगे नहीं ना। बुक्स थे, अकाउंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, कैश, अदर प्रॉपर्टीज एंड सिक्योरिटीज। तो बैड कॉप्स को बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगर सीरियस इररेगुलरिटी दिखी, एडिशनल पावर, सीरियस इररेगुलरिटी दिखी तो भैया कमिश्नर ये चीजें उठा के भी अपने पास लेके आ सकता है, मे टेक देम इनटू कस्टडी। ओके ओके, बोल दो हाँ के ना। तो उनको फ्री एक्सेस तो कर ही सकता है और साथ में उनको अपनी कस्टडी में भी ले सकता है। एंड पावर टू वेरीफाई कैश बैलेंस ऑफ द सोसाइटी एंड सब्जेक्ट टू जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द सोसाइटी वेयर सच जनरल मीटिंग इन हिज ओपिनियन इज नेसेसरी। तो देखिए क्या क्या कर सकता है बच्चों, इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। नंबर 1, उसके पास है राइट टू एक्सेस ऑल दी बैड कॉप्स और सीरियस इरेगुलरिटीज है, टू टेक देम इनटू देयर कस्टडी एंड कैश को वेरीफाई कर सकता है। कैश को वेरीफाई करने के साथ साथ वो मीटिंग भी जो है वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। डन, बोलिए अगला पॉइंट, एंटाइटल टू रिक्वायर इन्फॉर्मेशन। वेरी सिंपल, जितने भी ऑफिसर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के भाई, जिनसे भी जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो इंफॉर्मेशन उन्हें देनी पड़ेगी। Every officer or member shall furnish such information with regard to working of society as the person making the inspection may require. Inspection report बहुत सिंपल, copy of report of inspection under this section shall be communicated to MS COS। हाँ जी, कॉपी दी जाएगी किसको, कम ऑन टेल मी जल्दी बताइए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन। बहुत ही बेसिक बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ज्यादा आप इसमें चर्चा करना चाहते तो मैं ज्यादा चर्चा तो करने को आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, बस ये जरूर बोलूंगा मेरे हिसाब से इंक्वायरी जो है वो ब्रॉड है, उसके अंदर बच्चों जो समन वाली पावर दी गई है उसी से पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इंस्पेक्शन में आप देखेंगे ये बात बिल्कुल सेम है, ये बात बिल्कुल सेम है, ये बात बिल्कुल सेम है। एक्सेस के साथ साथ इन एडिशन टू एक्सेस आपके पास उन चीजों को कस्टडी में लेने का भी राइट है, कैश को वेरीफाई करने का राइट है। मीटिंग तो आप वहां पे भी कॉल कर सकते थे, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन हम वहां पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते हैं। और हर मेंबर और आपका जो ऑफिसर है उसको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो भी इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति मांगेगा। इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपने क्या करनी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कम्युनिकेट कर देनी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन। डन, बोलो हाँ के ना। लो जी, ये हो गया हमारा बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक कंप्लीट, फिनिश। ओके, बोल दो हाँ के ना। एक बार बच्चों इस टॉपिक की भी जल्दी से क्या कर लेते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हमने रिवाइज करना है वो कौन सा है, जल्दी बताना। सेक्शन नंबर 79 में हो रही है इंस्पेक्शन। सेक्शन नंबर 78 में क्या हुआ था बेटा, जल्दी बता दो, इंक्वायरी। 79 में क्या हो रही है, इंस्पेक्शन। जो पार्ट बिल्कुल सेम है वो ये वाला है कि भाई व्हेन एंड हु सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास रिक्वेस्ट आएगी, किससे, वही जो बच्चों हमने इस चार्ट में पढ़ा था, फेडरल कोऑपरेटिव से, क्रेडिटर से, या फिर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड से, या फिर नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो क्या करवा सकता है, या तो खुद से या किसी पर्सन को ऑथराइज करवा के इंस्पेक्शन करवा सकता है। वही सेम बात है, किस किस की इंस्पेक्शन करवा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की, वर्किंग की, फाइनेंशियल कंडीशन की। डन, कॉन्स्टिट्यूशन की, वर्किंग की, फाइनेंशियल कंडीशन की। अच्छा जी, इधर देखना जरा ध्यान से, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिल्कुल सेम, वही इंक्वायरी वाला। बिफोर दिस इंस्पेक्शन नोटिस ऑफ एटलीस्ट कितना डेज, 15 days हैज टू बी गिवन टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पावर अवेलेबल क्या रहेंगी, ये उसकी बच्चों पावर लिखी हुई है। सेम पावर्स है, बैड कॉप्स को एक्सेस कर सकते हो, बट यहां पे एक पावर और है कि बैड कॉप्स को आप कस्टडी में भी ले सकते हो अगर सीरियस इरेगुलरिटी दिख रही है तो। कैश को वेरीफाई कर सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा पावर है, याद रखिएगा। एंड मीटिंग कॉल कर सकते हो वेयर जनरल मीटिंग इज नेसेसरी इन हिज ओपिनियन। देन नेक्स्ट पावर बच्चों बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पावर क्या है, नेक्स्ट पावर है एंटाइटल टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन। तो जो भी ऑफिसर या मेंबर होंगे एमएस कॉस के, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो व्यक्ति जो इंस्पेक्शन कंडक्ट कर रहा है, जो इंस्पेक्शन कर रहा है, उनको वो फिर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने के बाद क्या करना है, उसे कम्युनिकेट कर दो एमएस कॉस को विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन। डन, बोल दीजिए हाँ के ना। यस सर, यस सर, यस सर। लो भाई, अब जो इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को, और फिर हम लोग चलते हैं अपने अपने घर पे। ओके, आ जाओ मेरे साथ।